दोस्तों, आप सभी लोग जगिया और आनंदी को तो जानते ही होंगे, मगर अब ये दोनों किसी भी टीवी सीरियल में दिखाई क्यों नहीं देते हैं? क्या सचमुच बालिका वधू टीवी सीरियल खत्म होने के बाद ये लोग दाने दाने तक के लिए दूसरों पर मोहताज हैं? क्या सचमुच इनकी आर्थिक स्थिति इस समय बहुत ही ज्यादा दयनीय हो गई है? और आखिर क्यों इंडस्ट्री में दोबारा इन लोगों को कोई भी डायरेक्टर और प्रोड्यूसर काम देने नहीं चाहता है? चलिए जानते हैं इन वायरल खबरों की असली सच्चाई। सबसे पहले बात करते हैं जगिया की। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि एक वक्त था जब बालिका वधू का जग्या हर घर में पहचाना जाता था, हर कोई उसकी बातें करता था, टीआरपी चार्ट्स पे शो नंबर 1 पे रहता था। पर आज वो एक्टर कहाँ है? क्यों वो टीवी पे दिखाई नहीं देता? क्यों उसका करियर अचानक से रुक सा गया? और सबसे बड़ा सवाल, क्या सच में उसकी को स्टार की मौत से उसका कोई कनेक्शन था? हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ शशांक व्यास की, वो एक्टर जिसने जग्या बनके करोड़ों लोगों के दिल जीते, पर आज ऑलमोस्ट गायब हो गया है टीवी इंडस्ट्री से। एक तरफ जहां उसके साथ काम करने वाले एक्टर्स आज भी टॉप शोज में लीड रोल्स कर रहे हैं, सक्सेस के नए मुकाम छू रहे हैं, वहीं शशांक व्यास का नाम सिर्फ पुरानी यादें बनकर रह गया है। क्यों? क्या उसकी एक्टिंग में कमी थी, या उसके एटीट्यूड में प्रॉब्लम थी, या फिर कोई ऐसी काली सच्चाई है जो इंडस्ट्री ने उससे दूर कर दिया? और दोस्तों, जब मैं काली सच्चाई कहता हूँ तो मैं बात कर रहा हूँ उस ट्रैजिक इंसिडेंट की 1 अप्रैल 2016, जब शशांक की को स्टार प्रत्यूषा बैनर्जी ने खुदकुशी कर ली। और उस दिन के बाद से शशांक के नाम के साथ एक ऐसा दाग लग गया जो आज तक साफ नहीं हुआ। मीडिया में एलिगेशंस लगे, इंडस्ट्री में विस्पर्स हुई, पब्लिक ने सवाल उठाए, और शशांक वो चुप रहे, कभी खुल के बात नहीं की। और ये खामोशी ही उनके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन गई। आज की वीडियो में हम शशांक व्यास की कंप्लीट जर्नी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिल्कुल बिगिनिंग से, जहाँ से ये सब शुरू हुआ। दोस्तों, 3 नवंबर 2086 मध्य प्रदेश का एक छोटा सा शहर उज्जैन। यहाँ पे एक मिडिल क्लास फैमिली में एक लड़का पैदा होता है जिसका नाम रखा जाता है शशांक। अब उज्जैन को आप जानते होंगे, ये कोई मुंबई या दिल्ली जैसा बड़ा शहर नहीं है। ये एक कल्चरल सिटी है, जहाँ महाकाल का मंदिर है, जहाँ ट्रेडिशन स्ट्रॉन्ग है, और जहाँ लोग सिंपल लाइफ जीते हैं। शशांक की फैमिली भी एक बिल्कुल ऑर्डिनरी मिडिल क्लास फैमिली थी। उनके पापा एक छोटा सा बिजनेस चलाते थे, कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन नहीं थे, बस घर चलाने लायक इनकम थी। माँ घर संभालती थी और बच्चों की परवरिश करती थी। घर में वैल्यूज बहुत स्ट्रॉन्ग थे, डिसिप्लिन था, पर पैसों की कमी भी थी। शशांक बचपन से थोड़े क्वाइट टाइप के थे। स्कूल में ज्यादा दोस्तों की भीड़ नहीं थी उनके आसपास। टीचर्स कहते थे कि ये लड़का अपने आप में ही रहता है। पर एक चीज थी जो सबने नोटिस की, जब भी स्कूल में एनुअल फंक्शन होता या कोई कल्चरल प्रोग्राम होता, तब शशांक स्टेज पे आते ही बदल जाते थे। कॉन्फिडेंस देखो उनका। एक शाय लड़का जो नॉर्मली किसी से ज्यादा बात नहीं करता, वो स्टेज पे आकर डायलॉग बोलते वक्त बिल्कुल अलग ही इंसान बन जाता था। टीचर्स इम्प्रेस थे, पेरेंट्स को गर्व महसूस होता था, पर तब तक किसी को पता नहीं था कि ये बच्चा एक दिन टेलीविजन का सुपरस्टार बनेगा। पढ़ाई में शशांक एवरेज स्टूडेंट थे, ना ब्रिलियंट थे ना वीक, बस पास होने लायक मार्क्स आ जाते थे। कॉमर्स स्ट्रीम चूज की कॉलेज में, क्योंकि पेरेंट्स चाहते थे कि वो सीए बने या कोई अच्छी नौकरी करे। पर शशांक के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। वो कॉलेज में बैठे सोचा करते थे कि अकाउंटिंग और बैलेंस शीट से अपना क्या लेना देना है। उनका तो बस एक ही सपना था, मुंबई जाना और एक्टर बनना। घर पे जब भी एक्टिंग की बात करते तो पापा गुस्सा हो जाते, कहते बेटा ये सब बेकार की बातें हैं, पहले पढ़ाई कंप्लीट करो, स्टेबल जॉब ढूंढो, फिर जो करना है करना। पर शशांक की जिद पक्की थी। उनके दिल में ये सपना इतना स्ट्रॉन्ग था कि कॉलेज के फाइनल ईयर में ही उन्होंने डिसाइड कर लिया, मुंबई जाना है चाहे कुछ भी हो जाए। घर वालों को कन्विंस करना था, तो उन्होंने एक डील की। बोले कि ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लूंगा, उसके बाद अगर मुंबई जाने का मौका मिला तो रोक ना पाना। और 2006 में जब वो ग्रेजुएट हो गए, तब तक उनके पास ऑलरेडी एक प्लान तैयार था। थोड़ा बहुत जो सेविंग्स थी वो कलेक्ट की, घर वालों से परमिशन ली, एक्चुअली परमिशन कहा, एक तरह से जिद करके मनवा लिया। और एक दिन एक छोटा सा बैग पैक करके सपनों से भरे दिल के साथ शशांक व्यास ने उज्जैन छोड़ दिया और निकल पड़े मुंबई की तरफ। पर दोस्तों, मुंबई का सफर इतना आसान नहीं था जितना शशांक ने सोचा था। ये वो शहर है जहाँ सपने तो बहुत दिखते हैं, पर सच्चाई बहुत कड़वी होती है, और शशांक को ये पता चलने वाला था बहुत जल्द। दोस्तों, जब शशांक 2006 में मुंबई उतरे, उनके पास ना कोई कनेक्शन था, ना कोई गॉडफादर, ना ही ज्यादा पैसे, बस एक झोला था, कुछ कपड़े थे और बहुत सारे सपने थे। पहले दिन का सीन इमेजिन करो। ट्रेन से उतरे हैं शशांक, मुंबई सेंट्रल स्टेशन पर खड़े हैं और चारों तरफ लोग ही लोग दिख रहे हैं। इतना भाग दौड़, इतना शोर, उज्जैन में तो ऐसा कभी देखा नहीं था। कंफ्यूजन हो रही है कि अब क्या करना है, कहाँ जाना है। किसी तरह से एक स्ट्रगलिंग एक्टर का कॉन्टैक्ट मिला था जो उज्जैन से ही मुंबई आया हुआ था। उसी के पास फोन करके पूछा कि मैं कहाँ आऊँ, और फिर शशांक पहुँचे अंधेरी, वो एरिया जिसे मुंबई का स्ट्रगलिंग एक्टर्स का अड्डा कहते हैं। यहाँ पे एक छोटा सा कमरा था जिसमें 4-5 लड़के रहते थे, सब स्ट्रगलिंग एक्टर्स, सबके सपने एक जैसे, सबकी स्ट्रगल एक जैसी। शशांक को भी उसी कमरे में जगह मिल गई, एक मैट्रेस, थोड़ा सा स्पेस और हर रात सपनों के साथ सोना। पहले कुछ महीने बहुत मुश्किल थे दोस्तों, खाना ढंग से नहीं मिलता था, कभी कभी सिर्फ ब्रेड और चाय पे दिन निकल जाता था। पेरेंट्स से पैसे मांगना पड़ता था, पर वो भी लिमिटेड थे
क्योंकि उनकी खुद फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं थी। अकेला महसूस होता था शशांक को। घर याद आता था, माँ का हाथ का बना खाना याद आता था, पापा की डांट भी याद आती थी। रात को सो नहीं पाते थे, सोचते रहते थे कि सही डिसीजन लिया है या गलत। पर सुबह होते ही फिर हिम्मत आ जाती थी, फिर तैयार हो जाते ऑडिशंस के लिए। और दोस्तों, ऑडिशंस ये एक अलग ही दुनिया है। हर दिन 2-3 ऑडिशंस, कभी गोरेगांव जाना, कभी मलाड, कभी बैंड्रा, लोकल ट्रेन्स में धक्के खाना, घंटों लाइन में खड़े रहना, और फिर फाइनली जब टर्न आता है तो कास्टिंग डायरेक्टर एक नजर देख के बोल देते हैं नेक्स्ट। रिजेक्शन पे रिजेक्शन मिल रही थी शशांक को। कोई कहता था तुम्हारा लुक टीवी के लिए नहीं है, कोई कहता था एक्सपीरियंस नहीं है, कोई कहता था बैकग्राउंड नहीं है तो चांसेस कम है। एक बार तो डिप्रेशन के दौरों में उन्होंने सीरियसली सोचा कि वापस उज्जैन चला जाऊं। पेरेंट्स सही कह रहे थे, यहाँ कुछ नहीं रखा। पर फिर रूममेट्स ने एनकरेज किया, बोले सबकी यही स्टोरी है, सबको टाइम लगता है। और फिर 2007 में फाइनली एक छोटा सा ब्रेक मिला, एक एपिसोडिक रोल मिला एक टीवी शो में। बस 2-3 सीन्स थे, डायलॉग भी ज्यादा नहीं थे, पर शशांक के लिए वो पहला ब्रेक था। पहली बार वो टीवी स्क्रीन पर आए। पेमेंट भी कुछ खास नहीं मिली, पर क्या फर्क पड़ता है। वो मोमेंट जब अपने आप को टीवी पे देखा, वो फीलिंग कुछ अलग थी। शशांक को लगा कि चलो शुरुआत तो हो गई। उसके बाद कुछ और छोटे मोटे रोल्स मिलने लगे। 2008 में काजल नाम का एक सीरियल में काम किया। छोटा सा रोल था, पर कंसिस्टेंटली काम तो आ रहा था। फिर 2 हंसों का जोड़ा में भी काम किया। पर दोस्तों, ये सब साइड रोल्स थे। बैकग्राउंड में खड़े रहना, हीरो के दोस्त का रोल करना, या फिर एपिसोडिक कैरेक्टर। शशांक चाहते थे लीड रोल। वो बड़ा ब्रेक चाहते थे जो उनकी पहचान बनाए। और ये वेट करते करते ऑलमोस्ट 4 साल निकल गए। 4 साल, सोचिए कितना लंबा टाइम होता है। हर दिन ऑडिशन, हर दिन रिजेक्शन, हर दिन स्ट्रगल। पर शशांक ने हार नहीं मानी। उन्होंने सोचा नहीं था कि 2010 में उनकी जिंदगी पूरी तरह बदलने वाली है। एक फोन कॉल आने वाला था जो उन्हें ओवरनाइट स्टार बना देगा। पर उस फोन कॉल के साथ आने वाली थी कुछ ऐसी चीजें जो बाद में उनकी सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी बन जाएंगी। 2010 शशांक अपने कमरे में बैठे हैं, थक के चूर हैं ऑडिशन से। तब फोन रिंग होता है। कलर्स टीवी का कॉल है। वो कहते हैं कि आपको एक बहुत बड़े शो के लिए ऑडिशन देना है। शो का नाम था बालिका वधू। दोस्तों, उस वक्त बालिका वधू ऑलरेडी सुपरहिट शो था। चाइल्ड आर्टिस्ट जैसे अविका गौर और अविनाश मुखर्जी ने दिल जीत लिया था। शो के टीआरपीज आसमान छू रही थी। पर अब स्टोरी में लीप आ रहा था, कैरेक्टर्स ग्रोन अप हो रहे थे। और सबसे इम्पोर्टेंट रोल था जग्या का। वो लीड कैरेक्टर था जिसके अराउंड पूरी स्टोरी घूमती थी। प्रोड्यूसर्स को चाहिए था एक ऐसा चेहरा जो इनोसेंट दिखे, जो रिलेटेबल हो और जो जग्या के कैरेक्टर को सच में जी सके। शशांक के लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी। वो जानते थे कि ये अगर मिल गया तो लाइफ सेट हो जाएगी। ऑडिशन दिया उन्होंने अपनी जान लगा के। 3-4 राउंड्स हुए। हर राउंड में शशांक ने प्रूव किया कि वो परफेक्ट है इस रोल के लिए। और फिर एक दिन फाइनली कंफर्मेशन आ गई। शशांक व्यास बन गए थे बालिका वधू के नए जग्या। जब पहली बार शशांक जग्या बन के स्क्रीन पे आए, उस दिन से उनकी लाइफ बदल गई दोस्तों। ओवरनाइट स्टार बन गए वो। घर घर में जग्या की पहचान बन गई। हर कोई शशांक व्यास को जग्या के नाम से जानने लगा। शो की टीआरपीज स्काई रॉकेट हो गई। शशांक और प्रत्युषा बैनर्जी जो आनंदी का रोल कर रही थी, उनकी जोड़ी ने दिल जीत लिया। जग्या और आनंदी का केमिस्ट्री, उनकी लव स्टोरी, उनके इमोशनल सीन्स, सब कुछ हिट था। सडनली शशांक के लिए सब कुछ चेंज हो गया। पहले जो ऑडिशंस के लिए भटकते थे, अब उन्हें इवेंट्स में चीफ गेस्ट बना के बुलाया जाने लगा। अवार्ड फंक्शंस में नॉमिनेट होने लगे, इंटरव्यूज देने लगे। सोशल मीडिया पे फैन फॉलोइंग बढ़ गई। फाइनेंशियली भी स्टेबिलिटी आ गई। पहले जो ब्रेड और चाय पे गुजारा करते थे, अब अच्छे होटल्स में खाना खाते थे। घर वालों को पैसे भेज सकते थे, अपने लिए अच्छे कपड़े खरीद सकते थे। पर दोस्तों, यहाँ से एक और कहानी भी शुरू हो रही थी। एक ऐसी कहानी जो बाद में शशांक की जिंदगी की सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी बन जाएगी। मैं बात कर रहा हूँ उनकी और प्रत्युषा बैनर्जी के बीच के कॉम्प्लिकेटेड रिश्ते की। ऑन स्क्रीन तो दोनों की केमिस्ट्री एक्सप्लोसिव थी, पर ऑफ स्क्रीन क्या था, ये सवाल आज भी लोगों के मन में है। और ये सवाल और भी पेनफुल हो गया जब 2016 में एक ट्रेजेडी हुई जो सबको हिला के रख दिया। दोस्तों, अब हम बात करने वाले हैं इस स्टोरी के सबसे सेंसिटिव और सबसे कंट्रोवर्शियल पार्ट की। ये वो पार्ट है जिसके बारे में बोलते वक्त दिल कांप जाता है, क्योंकि ये सिर्फ रूमर्स या गॉसिप नहीं है। ये एक ट्रेजेडी है, एक जिंदगी का खत्मा है। 1 अप्रैल 2016 उस दिन पूरे टीवी इंडस्ट्री में एक ऐसी खबर फैली जो सबको शॉक कर दिया। प्रत्युषा बैनर्जी, जो बालिका वधू की आनंदी थी, जिसने अपने रोल से करोड़ों लोगों के दिल जीते थे, उसने खुदकुशी कर ली थी। सोचिए दोस्तों, एक एक्टर जो इतनी फेमस है, जिसको इतनी मोहब्बत मिलती है ऑडियंस से, वो क्यों इतना बड़ा कदम उठाएगी? क्यों एक जवान लड़की अपनी जिंदगी खत्म कर देगी? पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई, मीडिया ने घेरा डाला, और जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी, वैसे वैसे कुछ ऐसे नाम सामने आने लगे जिन्होंने सबको हैरान कर दिया। प्रत्युषा का बॉयफ्रेंड राहुल
युवराज सिंह को अरेस्ट किया गया। पुलिस के अकॉर्डिंग डोमेस्टिक वायलेंस हुआ था, टॉर्चर हुआ था। पर ये कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। मीडिया रिपोर्ट्स में और कुछ नेम्स भी घूम रहे थे और उनमें से एक नाम था शशांक व्यास का। अब यहाँ पे बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि ये एलिगेशंस है, प्रूफ नहीं है। पर जो मीडिया में आया, जो इंडस्ट्री इनसाइडर्स ने विस्पर किया, वो बहुत शॉकिंग था। कुछ सोर्सेज ने क्लेम किया कि शशांक और प्रत्यूषा का इमोशनल अफेयर था बालिका वधू के दिनों में। कहते हैं कि ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री सिर्फ एक्टिंग नहीं थी, ऑफ स्क्रीन भी दोनों के बीच कुछ था। अलेजेडली शशांक और प्रत्यूषा बहुत क्लोज थे, लेट नाइट फोन कॉल्स होती थी, सेट पे दोनों के बीच स्पेशल बॉन्डिंग थी। को स्टार्स ने भी नोटिस किया था कि ये दोनों सिर्फ फ्रेंड्स से ज्यादा थे। पर फिर क्या हुआ, क्यों ये रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ा? यहाँ पे कहानी और डार्क हो जाती है। इंडस्ट्री इनसाइडर्स का कहना है कि जब शशांक को फेम मिल गई, जब वो स्टार बन गए, तब उन्होंने डिस्टेंस बना लिया प्रत्यूषा से। अलेजेडली कुछ प्रोमिसेस किए गए थे जो पूरे नहीं हुए, कुछ एक्सपेक्टेशंस थी जो मीट नहीं हुई। एक सोर्स ने अनोनिमसली बताया था कि प्रत्यूषा इमोशनली बहुत अटैच थी शशांक से, पर शशांक ने क्लैरिटी नहीं दी कि वो क्या चाहते हैं। न प्रॉपर्ली रिलेशनशिप एक्सेप्ट की, न क्लियरली रिजेक्ट किया। और ये कंफ्यूजन, ये इमोशनल अटैचमेंट जिसका कोई क्लोजर नहीं मिला, ये प्रत्यूषा के लिए बहुत पेनफुल था। अब दोस्तों, मैं ये नहीं कह रहा कि शशांक रिस्पॉन्सिबल है प्रत्यूषा की डेथ के लिए, बिल्कुल नहीं। लीगल इन्वेस्टिगेशन में शशांक का नाम नहीं आया, ऑफिशियली उनके अगेंस्ट कुछ प्रूव नहीं हुआ। पर जो बात है वो ये है कि पब्लिक परसेप्शन में, मीडिया स्टोरीज में और इंडस्ट्री गॉसिप में शशांक का नाम हमेशा प्रत्यूषा की ट्रेजेडी से जुड़ा रहा। जब प्रत्यूषा की डेथ हुई, उस वक्त शशांक ने स्टेटमेंट दिया था। उन्होंने कहा था कि प्रत्यूषा उनकी बहुत अच्छी दोस्त थी, उनकी डेथ से वो डेवास्टेटेड है। पर उन्होंने कभी ये क्लियरली नहीं बताया कि एक्चुअली क्या था उनके बीच। सोशल मीडिया पे बहुत ट्रोलिंग हुई शशांक की। कुछ लोग कहते थे कि शशांक इनोसेंट है, ये सब सिर्फ बेसलेस एलिगेशंस है। पर कुछ लोग ब्लेम करते थे कि अगर शशांक ने अपने रिलेशनशिप के बारे में क्लियर होता, अगर वो ऑनेस्ट होता, तो शायद प्रत्यूषा को इतना इमोशनल ट्रॉमा नहीं होता। और ये कंट्रोवर्सी इतनी बड़ी बन गई कि आज भी जब प्रत्यूषा बैनर्जी का नाम लिया जाता है, शशांक व्यास का नाम ऑटोमेटिकली आ जाता है। क्या सच में कुछ था उनके बीच, या ये सब सिर्फ मीडिया की बनाई हुई स्टोरी थी? शशांक ने कभी ओपनली इस बारे में बात नहीं की और अब तो वो बिल्कुल चुप है इस टॉपिक पे। पर दोस्तों, ये ट्रेजेडी शशांक की लाइफ का टर्निंग पॉइंट बन गई। उनकी इमेज पे एक शैडो पड़ गया जो आज तक नहीं गया। करियर पे असर पड़ा, पर्सनल लाइफ में बदलाव आए। और ये सिर्फ एक कंट्रोवर्सी नहीं थी, शशांक की पर्सनल लाइफ में और भी राज थे जो धीरे धीरे बाहर आने लगे। दोस्तों, शशांक व्यास की पर्सनल लाइफ हमेशा से एक मिस्ट्री रही है। जब भी कोई रिपोर्टर पूछे कि आप किसी रिलेशनशिप में हैं, तो वो कहते हैं करंटली सिंगल हूँ। पर इंडस्ट्री के अंदर की कहानी कुछ और है। टीवी इंडस्ट्री में आम बात है कि जब दो को स्टार साथ काम करते हैं तो उनके बीच लिंकअप रूमर्स होती हैं। शशांक के साथ भी कई एक्ट्रेसेस के नाम जुड़े। पहले तो प्रत्यूषा बैनर्जी का नाम था जिसका जिक्र हमने अभी किया, पर उसके अलावा भी कुछ नाम थे जो मीडिया में चले। नेहा सरगम के साथ जब शशांक ने दिया और बाती हम में काम किया, तब भी रूमर्स थी। ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री अच्छी थी तो लोग सोचने लगे कि ऑफ स्क्रीन भी कुछ है, पर दोनों ने हमेशा डिनाई किया। फिर शशांक की करंट रिलेशनशिप स्टेटस के बारे में 2024 तक कोई कंफर्म्ड इन्फॉर्मेशन नहीं है। वो ना तो मैरिड है, ना ही पब्लिकली किसी रिलेशनशिप में है। सोशल मीडिया पे भी वो अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ शेयर नहीं करते। मैरिज के प्लान्स के बारे में जब पूछा जाता है तो वो कहते हैं कि अभी करियर पे फोकस है, पर वो अब 30 की एज क्रॉस कर चुके हैं, तो नेचुरली फैमिली और फैंस दोनों प्रेशर डालते होंगे मैरिज के लिए। एक इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि बालिका वधू के बाद जो भी शोज शशांक ने किए, उनमें उनकी लव लाइफ या रिलेशनशिप का ट्रैक नहीं चला या बहुत कम चला। कोइंसिडेंस या डेलिबरेटली ऐसा किया गया? इंडस्ट्री इनसाइडर्स का कहना है कि शशांक को रोमांटिक सीन्स या लव ट्रैक्स करने में डिस्कम्फर्ट होता है पोस्ट प्रत्यूषा इंसिडेंट। वो ये सब अवॉइड करते हैं जितना हो सके। तो ये थी शशांक की मिस्टीरियस लव लाइफ की कहानी। एक ऐसी कहानी जिसमें सवाल बहुत है पर जवाब बहुत कम, और ये मिस्ट्री आज भी बनी हुई है। पर दोस्तों, पर्सनल लाइफ के अलावा प्रोफेशनल लाइफ में भी शशांक के लिए सब अच्छा नहीं था। करियर में भी अप्स एंड डाउन्स आए, कंट्रोवर्सीज आई, और वो सब देखते हैं अब। दोस्तों, बालिका वधू खत्म होने के बाद शशांक ने सोचा था कि अब उनका करियर सिर्फ अपवर्ड्स जाएगा, लीड रोल्स मिलेंगे, बड़े शोज मिलेंगे, शायद बॉलीवुड में भी एंट्री हो जाए। पर रियलिटी कुछ और ही थी। 2014 में जब बालिका वधू से वो बाहर आए, इंडस्ट्री में एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा थी उनसे। प्रोड्यूसर्स चाहते थे कि शशांक फिर से वैसे ही हिट शो दें, पर ऐसा हो नहीं पाया। पहला शो जो शशांक ने चूज किया था वो था जाना न दिल से दूर।
2016 में ये शो शुरू हुआ। शशांक लीड रोल में थे, पर ये शो वो कमाल नहीं कर पाया जो बालिका वधू ने किया था। TRPs एवरेज थी, शो चला जरूर पर वो ब्लॉकबस्टर हिट नहीं बना। क्रिटिक्स ने भी मिक्स्ड रिव्यूज दिए, कहते थे कि शशांक अभी भी जग्या जैसा ही एक्ट कर रहे हैं, कुछ नया नहीं दिखा रहे। फिर 2018 में आया रूप मर्द का नया स्वरूप। ये शो भी लीड रोल था शशांक के लिए, पर दोस्तों ये शो तो कंप्लीट फ्लॉप हो गया, कुछ ही महीनों में बंद हो गया। और यहाँ से शुरू हुई शशांक की डाउनफॉल की कहानी। इंडस्ट्री में विस्पर्स होने लगी कि शशांक वन हिट वंडर है, सिर्फ बालिका वधू की वजह से फेमस हुए, अपने दम पर कुछ प्रूव नहीं कर पाए। पर सच क्या है, क्यों शशांक के शोज काम नहीं कर रहे थे? कुछ इंडस्ट्री इनसाइडर्स ने अनोनिमसली बताया कि शशांक की डिमांड्स बहुत ज्यादा थी। वो बालिका वधू वाले टाइम की फीस मांगते थे, जबकि अब उनकी मार्केट वैल्यू वैसी नहीं थी। क्रिएटिव टीम के साथ भी डिफरेंसेस थे। अलेजिडली शशांक अपने कैरेक्टर में चेंजेस चाहते थे, स्क्रिप्ट में इंटरफेरेंस करते थे। प्रोड्यूसर्स को ये पसंद नहीं आता था। सेट पे भी एटीट्यूड इश्यूज की बातें सुनाई दी। कुछ को-स्टार्स ने इनडायरेक्टली हिंट दिया था कि शशांक को फेम जल्दी हेड पर चढ़ गई थी, वो जग्या से बाहर नहीं आ पाए थे। हर रोल में वो वैसे ही एक्ट करते थे। पर शशांक के सपोर्टर्स कहते हैं कि ये सब इंडस्ट्री पॉलिटिक्स है। जब आप हिट होते हो तब सब सपोर्ट करते हैं, जब थोड़ा सा भी डाउन हो तो सब अगेंस्ट हो जाते हैं। अब बात करते हैं आनंदी की। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। एक ऐसी लड़की की कहानी जिसने 10 साल की उम्र में पूरे भारत का दिल जीत लिया था। बालिका वधू की वो मासूम आनंदी, जिसे देखकर करोड़ों लोग रो पड़ते थे। पर आज वही अविका गौर क्यों बन गई है इंडस्ट्री की सबसे कंट्रोवर्शियल एक्ट्रेसेस में से एक। देखिए दोस्तों, आज के इस 1 घंटे में मैं आपको बताऊंगा वो सब कुछ जो मीडिया ने कभी नहीं बताया, जो चैनल्स ने छुपाया और जो अविका खुद एक्सेप्ट नहीं करती। आज की ये कहानी है फेम की, स्ट्रगल की, कंट्रोवर्सी की और सबसे ज्यादा बचपन खोने की। लेकिन सबसे पहले मैं आपको एक शॉकिंग बात बताता हूँ। बहुत कम लोग जानते हैं कि अविका की इंडस्ट्री में एंट्री कैसे हुई थी, कैसे एक मिडिल क्लास गुजराती फैमिली की लड़की मुंबई की इस चमकदार दुनिया में आई। और सबसे बड़ी बात, क्या वो वाकई में खुश है आज, या फिर वो भी उन चाइल्ड एक्टर्स में से एक हैं जिन्होंने अपना बचपन फेम के लिए कुर्बान कर दिया। आज मैं आपको ले जाऊंगा एक ऐसी जर्नी पर जहां आपको मिलेंगे शॉकिंग रेवलेशंस, कंट्रोवर्शियल रिलेशनशिप्स, इंडस्ट्री पॉलिटिक्स और वो सच्चाई जो अविका खुद नहीं बताना चाहती। तो बने रहिए मेरे साथ इस पूरे 1 घंटे के लिए, क्योंकि हर 5 मिनट में आपको मिलेगा एक नया ट्विस्ट। पर सबसे पहले चलते हैं उस जगह जहां से ये कहानी शुरू हुई थी, मुंबई के एक छोटे से घर में जहां एक सपना जन्म ले रहा था। तारीख थी 30 जून 1997। मुंबई शहर में एक गुजराती परिवार में जन्म हुआ एक बच्ची का नाम रखा गया अविका गौर। पर ये कोई मामूली जन्म नहीं था दोस्तों, ये था एक ऐसी लड़की का जन्म जो आगे चलकर करोड़ों घरों की बेटी बनने वाली थी। अविका के पिता का नाम था समीर गौर, एक बिजनेसमैन थे। छोटा सा बिजनेस था उनका, ना बहुत बड़ा ना बहुत छोटा, बस वो टिपिकल मिडिल क्लास स्ट्रगल वाली जिंदगी। आप जानते हैं ना, जहाँ महीने के आखिर में पैसों की गिनती करनी पड़ती है, जहाँ बच्चों की हर ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकती, पर फिर भी पेरेंट्स हर खुशी देने की कोशिश करते हैं। अविका की माँ चेतना गौर एक टिपिकल गुजराती घरेलू महिला थी, संस्कारी, ट्रेडिशनल वैल्यूज में यकीन रखने वाली। वो चाहती थी कि उनकी बेटी पढ़ लिख कर एक अच्छे घर में शादी करे, ये था उनका सपना। पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। देखिए दोस्तों, मुंबई में रहना आसान नहीं होता, खासकर जब आप मिडिल क्लास हो। रेंट, बिजली का बिल, खाने पीने का खर्चा, सब कुछ महंगा। अविका बाद में एक इंटरव्यू में बताती हैं कि बचपन में वो कई बार देखती थी कि उनके पापा माथे पर हाथ रखकर बैठे हैं, टेंशन हो रही है पैसों को लेकर। पर बच्ची अविका के सामने कभी ये दिखने नहीं देते थे। फैमिली में एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का कोई बैकग्राउंड नहीं था, कोई कनेक्शन नहीं था। अविका के रिलेटिव्स तो यहाँ तक कहते थे कि एक्टिंग वैक्टिंग सब टाइम वेस्ट है, पढ़ाई करो, अच्छी नौकरी पाओ, सेटल हो जाओ। पर छोटी सी अविका के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। स्कूल की बात करें तो अविका मुंबई के एक लोकल स्कूल में पढ़ती थी। पढ़ाई में कोई टॉपर नहीं थी। खुद अविका मानती है कि मैं कोई बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट नहीं थी, एवरेज थी। पर हाँ, जब भी स्कूल में कोई फंक्शन होता, कोई प्ले होती, अविका सबसे आगे होती थी। उनकी टीचर्स कहती थी, ये लड़की या तो बड़ी होकर एक्टर बनेगी या फिर फेल हो जाएगी, कोई बीच का रास्ता नहीं है इसके लिए। और देखिए टीचर्स की बात कितनी सच निकली। 4-5 साल की उम्र से ही अविका कैमरा फ्रेंडली थी। जब भी कोई फोटो खिंचवाता वो नेचुरली पोज कर लेती थी। एक्सप्रेशंस बिल्कुल परफेक्ट होते थे। ये सब नेचुरल था, सीखा हुआ नहीं था। अविका को टीवी देखना बहुत पसंद था, खासकर माँ के साथ बैठकर सीरियल्स देखना। उस वक्त क्योंकि सास भी कभी बहू थी जैसे शोज चलते थे, और छोटी अविका सोचती थी कि एक दिन मैं भी टीवी पर आऊंगी, लोग मुझे भी देखेंगे। पर ये सपना इतना आसान नहीं था। जब अविका ने पहली बार अपने पेरेंट्स को बताया कि मुझे एक्टिंग करनी है, तो माँ ने मना कर दिया। बोली, नहीं बेटा, ये सब अच्छी फैमिलीज की लड़कियां नहीं करती, पढ़ाई पर ध्यान दो। पर अविका को तो जैसे जिद सवार हो गई थी। पिता समीर ने फाइनली हाँ कर दी। उन्होंने कहा कि देखो, अगर ट्राई नहीं करेंगे तो पता कैसे चलेगा कि बच्ची में टैलेंट है या नहीं, चलो एक मौका देते हैं। और बस यहीं से शुरू हुई अविका की जर्नी। पर दोस्तों, यहाँ एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा जो बहुत कम लोग जानते हैं। अविका के कुछ रिलेटिव्स थे जो बहुत अमीर थे, पर उन्होंने कभी हेल्प नहीं
की, बल्कि उल्टा ताने मारते थे कि देखो समीर अपनी बेटी को इंडस्ट्री में भेज रहा है, पैसों के लिए बेटी को बेच रहा है। ये बातें सुनकर अविका के पापा को बहुत तकलीफ होती थी, पर वो चुप रहते थे क्योंकि उन्हें अपनी बेटी पर भरोसा था। उन्हें पता था कि ये लड़की कुछ बनेगी। 9-10 साल की उम्र तक अविका ने डिसाइड कर लिया था कि मुझे एक्टिंग ही करनी है। कॉलेज की तो बात ही दूर थी, स्कूल भी ठीक से कंप्लीट नहीं हो पाई उनकी, पर उस वक्त किसी को नहीं पता था कि ये डिसीजन उनकी जिंदगी को कितना बदल देगा। एक्टिंग क्लासेस ज्वाइन की, मेहनत करने लगी, एक्सप्रेशंस प्रैक्टिस करती थी घंटों, मिरर के सामने खड़े होकर अलग अलग इमोशंस ट्राई करती थी, खुशी, गम, गुस्सा, डर, सब कुछ। माँ देखती थी और सोचती थी कि ये लड़की इतनी सीरियस क्यों है। पर दोस्तों, मुंबई की फिल्म और टीवी इंडस्ट्री में एंट्री लेना कोई मजाक नहीं है, खासकर जब आपके पास कोई गॉडफादर ना हो, कोई कनेक्शन ना हो, बस टैलेंट हो और हिम्मत हो। और अविका के पास दोनों थे। अब शुरू होने वाली थी असली स्ट्रगल की कहानी। वो दौर जहाँ रिजेक्शन मिलता है रोज, जहाँ लोग मुंह पर बोल देते हैं कि तुम में कुछ नहीं है, जहाँ सपने टूटते हैं हर दिन, पर फिर भी उम्मीद बनी रहती है। तो चलिए देखते हैं कि अविका ने कैसे फेस किया इस स्ट्रगल को। 2007-2008 का वक्त था। 10-11 साल की एक बच्ची, हाथ में पोर्टफोलियो, माँ के साथ मुंबई के अलग अलग स्टूडियोज के चक्कर लगा रही है, ऑडिशंस दे रही है, पर कोई सुनने को तैयार नहीं। देखिए दोस्तों, ये वो फेस था अविका की जिंदगी का जो सबसे मुश्किल था, क्योंकि जब आप छोटे होते हैं ना, तो रिजेक्शन आपको तोड़ देती है। आप सोचने लगते हैं कि शायद मैं काबिल नहीं हूँ, शायद मुझ में कुछ नहीं है। अविका के पापा के एक दोस्त ने मदद की। उन्होंने एक कास्टिंग डायरेक्टर से कांटेक्ट करवाया, मीटिंग फिक्स हुई, अविका और उनकी माँ पहुंची पूरी उम्मीद लेकर। सोचा कि आज कुछ तो होगा, पर जो हुआ वो अविका आज तक नहीं भूली है। कास्टिंग डायरेक्टर ने अविका को ऊपर से नीचे तक देखा, फिर बोले, देखो ये बच्ची बहुत सिंपल दिखती है, टीवी के लिए तो चलेगा शायद, पर फिल्म्स में नहीं चलेगी, और वैसे भी इसकी एज बहुत कम है प्रोफेशनल रोल्स के लिए, तुम लोग 2-3 साल बाद आना। अविका की माँ को बहुत बुरा लगा, पर वो कुछ बोल नहीं पाई। बाहर आकर अविका रोने लगी, बोली, माँ मैं बदसूरत हूँ क्या? मैं सिंपल हूँ तो क्या हुआ? मैं एक्टिंग तो अच्छी कर सकती हूँ ना। ये दर्द था एक बच्ची का जो सिर्फ अपना टैलेंट दिखाना चाहती थी, पर इंडस्ट्री उसे मौका ही नहीं दे रही थी, क्योंकि इंडस्ट्री में कनेक्शंस चलते हैं, स्टार किड्स को प्रेफरेंस मिलती है, और अविका जैसी आउटसाइडर लड़कियों को प्रूव करना पड़ता है खुद को बार बार। महीनों तक ये सिलसिला चलता रहा, एक स्टूडियो से दूसरे स्टूडियो, एक ऑडिशन से दूसरी ऑडिशन, हर जगह रिजेक्शन। कभी कहते तुम छोटी हो, कभी कहते तुम इस रोल के लिए फिट नहीं हो, कभी कहते हमें कोई और चाहिए। फाइनेंशियल प्रेशर भी बढ़ता जा रहा था, क्योंकि पापा का बिजनेस वैसे भी स्ट्रगल कर रहा था, और ऊपर से इन ऑडिशंस में आने जाने का खर्च, पोर्टफोलियो बनवाने का खर्च, एक्टिंग क्लासेस का खर्च, सब कुछ ऐड होता जा रहा था। पर एक बात थी जो अविका के पक्ष में थी, उनकी माँ चेतना जी ने कभी हार नहीं मानी। वो हर ऑडिशन में अविका के साथ जाती थी, और ये बहुत जरूरी था, क्योंकि इंडस्ट्री में छोटी लड़कियों के साथ, मैं वो बात नहीं कहूंगा पर आप समझ सकते हैं। एक बार की बात है, एक ऑडिशन में कास्टिंग डायरेक्टर ने अविका से कहा कि तुम अकेली आओ नेक्स्ट टाइम, माँ को मत लाओ, हम तुम्हारे साथ प्राइवेटली बात करना चाहते हैं। अविका की माँ को शक हो गया, उन्होंने तुरंत अविका का हाथ पकड़ा और वहाँ से निकल गयी। बाद में पता चला कि वो कास्टिंग डायरेक्टर नोटोरियस था। ये इंडस्ट्री की डार्क साइड है दोस्तों, जिसके बारे में कोई खुलकर बात नहीं करता, पर ये होता है, स्पेशली यंग गर्ल्स के साथ। और अविका लकी थी कि उनकी माँ हमेशा साथ थी। कुछ छोटे मोटे कमर्शियल्स में काम मिलने लगा, प्रिंट एड्स में, फोटो शूट्स में, पर पेमेंट बहुत कम होती थी। एक एड के लिए सिर्फ 5-8 हजार रुपए, और वो भी महीनों बाद मिलते थे। पर फिर भी अविका ने हिम्मत नहीं हारी। सेल्फ डाउट के मोमेंट्स भी आए। रात को सोते वक्त अविका सोचती थी कि क्या मैं सच में कर पाऊंगी, क्या मेरा ये सपना पूरा होगा, या फिर मैं उन हजारों लड़कियों में से एक बन जाऊंगी जो मुंबई आकर स्ट्रगल करती रहती हैं और कुछ नहीं कर पाती। पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। 2008 में आया वो मौका जिसका अविका इंतजार कर रही थी। कलर्स चैनल पर एक नया शो आने वाला था, बालिका वधू। ऑडिशंस चल रहे थे आनंदी के रोल के लिए। अविका की माँ को किसी ने बताया, उन्होंने तुरंत अविका को तैयार किया और ऑडिशन के लिए ले गई। पर वहाँ कंपटीशन देखकर अविका का दिल बैठ गया। 100 से ज्यादा लड़कियां थीं, सब आनंदी बनना चाहती थीं, सब में टैलेंट था, तो फिर अविका को क्यों सिलेक्ट करेंगे। पहले राउंड में अविका ने अच्छा परफॉर्म किया, फिर दूसरा राउंड आया, फिर तीसरा, फिर चौथा, 4-5 बार बुलाया गया उन्हें। हर बार अविका को लगता कि शायद इस बार हो जाए, पर कंफर्मेशन नहीं आ रहा था। 2 महीने तक वेट करना पड़ा। 2 महीने जो अविका के लिए 2 साल जैसे लगे। हर दिन फोन का इंतजार, हर दिन उम्मीद, और हर दिन निराशा भी कि शायद नहीं हुआ। और फिर एक दिन फोन आया, अविका को आनंदी का रोल मिल गया था। उस दिन अविका के घर में खुशी की लहर दौड़ गई। माँ ने पूजा की, पापा की आंखों में आंसू आ गए। स्ट्रगल फाइनली खत्म होने वाली थी, या फिर एक नई स्ट्रगल शुरू होने वाली थी। पर दोस्तों, ये सिर्फ शुरुआत थी। बालिका वधू ने अविका को वो फेम दी जो शायद वो खुद भी एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। रातों रात अविका एक स्टार बन गई, हाउस होल्ड नेम बन गई। पर इस फेम की कीमत क्या थी, ये अविका को बाद में पता चला। और वो कीमत थी उनका पूरा बचपन, उनकी नॉर्मल जिंदगी, उनकी प्राइवेसी, सब कुछ। अब आने वाली है वो कहानी जो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है, वो कंट्रोवर्सी जिसने पूरे देश को हिला दिया था। वो फेज जब अविका सिर्फ 11-12 साल की थी और पूरी इंडस्ट्री उन पर नजर रख रही थी। तो चलिए देखते हैं कि क्या हुआ जब अविका गौर बन गई आनंदी। 2008 कलर्स चैनल, एक नया शो लॉन्च हुआ,
बालिका वधू, और इस शो की लीड थी 11 साल की अविका गौर आनंदी के किरदार में। पर किसी को नहीं पता था कि ये शो इतना बड़ा हिट हो जाएगा। पहले ही हफ्ते से टीआरपीज आसमान छूने लगी, लोग आनंदी से प्यार करने लगे, घर घर में बालिका वधू की बात होने लगी और अविका रातों रात स्टार बन गई। 11 साल की उम्र में वो हाउस होल्ड नेम बन गई। देखिए दोस्तों, ये सक्सेस नॉर्मल नहीं थी, ये फिनोमिनल थी। बालिका वधू उस वक्त इंडिया का नंबर 1 शो था। हर रात को 8 बजे करोड़ों लोग टीवी के सामने बैठते थे सिर्फ आनंदी को देखने के लिए। अविका को जहाँ भी जाती थी लोग पहचानने लगे, ऑटोग्राफ मांगने लगे, फोटोज खिंचवाने के लिए भीड़ लग जाती थी। स्कूल में जब भी अविका जाती थी, हालांकि अब वो बहुत कम जा पाती थी, तो बच्चे उन्हें घेर लेते थे। टीचर्स भी उनसे मिलना चाहती थी। प्रिंसिपल ने तो एक बार असेंबली में अविका को बुलाकर सबसे मिलवाया। अवार्ड्स की बारिश होने लगी। बेस्ट चाइल्ड एक्टर का अवार्ड, बेस्ट डेब्यू का अवार्ड, हर फंक्शन में अविका को इनवाइट किया जाने लगा। मीडिया उनके पीछे पड़ गई। इंटरव्यू के लिए चैनल्स लाइन में लग गए। पर इस सब के बीच अविका का बचपन कहीं खो गया। 12-14 घंटे की शूटिंग होती थी। सुबह 6 बजे उठना, मेकअप, शूटिंग, फिर दोबारा शूटिंग, रात को 9-10 बजे घर पहुंचना, थक कर चूर, और अगले दिन फिर वही रूटीन। स्कूल जाना मुश्किल हो गया, दोस्तों से मिलना बंद हो गया, बाहर खेलना घूमना सब कुछ बंद। अविका की पूरी जिंदगी सिर्फ बालिका वधू बन गई, और वो सिर्फ 11-12 साल की थी। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आ गई फैमिली में। स्टार्टिंग में पेमेंट कम था, 5-10 हजार पर एपिसोड, पर धीरे धीरे बढ़ने लगा। पापा का बिजनेस भी थोड़ा स्टेबल हो गया क्योंकि अब अविका की कमाई से घर चल रहा था। पर अब आती है वो कंट्रोवर्सी जिसने अविका की जिंदगी हिला दी, और ये कंट्रोवर्सी इतनी बड़ी थी कि आज भी लोग इसके बारे में बात करते हैं। बालिका वधू में आनंदी की शादी होती है जगदीश से। जगदीश का किरदार प्ले कर रहे थे अविनाश मुखर्जी। अब यहाँ प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम थी एज गैप की। अविका गौर का जन्म हुआ था 1997 में, तो 2008 में वो 11-12 साल की थी, और अविनाश मुखर्जी का जन्म हुआ था 2000 में, मतलब वो सिर्फ 8-9 साल के थे। 3 साल का एज गैप। अब शो में दोनों बच्चे थे। चाइल्ड मैरिज का इशू शो कर रहा था, सोशल मैसेज दे रहा था कि चाइल्ड मैरिज गलत है, तो यहाँ तक सब ठीक था, लोगों को पसंद भी आ रहा था। पर फिर शो में ट्रैक आया जहाँ आनंदी और जगदीश में रोमांस दिखाया जाने लगा। छोटे छोटे रोमांटिक सीन्स, हाथ पकड़ना, शर्माना, लव की बातें, और यहीं से शुरू हुआ बवाल। लोगों ने ऑब्जेक्ट करना शुरू कर दिया। सोशल मीडिया पर उस वक्त फेसबुक पॉपुलर था। लोग लिखने लगे कि ये क्या दिखा रहे हो, बच्चे हैं ये, इन्हें रोमांस करते क्यों दिखा रहे हो। चाइल्ड राइट्स एक्टिविस्ट्स उठ खड़े हुए। एनजीओज ने प्रोडक्शन हाउस को नोटिस भेजे, कहा कि तुम लोग बच्चों का इस्तेमाल कर रहे हो गलत तरीके से, ये चाइल्ड अब्यूज है, ये बच्चों को गलत मैसेज दे रहा है। अविका के पेरेंट्स को धमकियां मिलने लगी। लोग कहते थे कि तुम अपनी बेटी को खराब कर रहे हो, पैसों के लिए बेटी को बेच दिया, बच्ची को बच्ची की तरह रहने दो। अविका खुद बहुत कंफ्यूज थी। वो समझ नहीं पा रही थी कि उसने क्या गलत किया। वो तो बस एक्टिंग कर रही थी, स्क्रिप्ट में जो लिखा था वो कर रही थी, फिर लोग उस पर क्यों गुस्सा कर रहे हैं। स्कूल में भी प्रॉब्लम शुरू हो गई। कुछ पेरेंट्स ने कंप्लेन की कि हमारी बच्चियां अविका को देखकर गलत बातें सीख रही हैं। प्रिंसिपल ने अविका के पेरेंट्स को बुलाया, कहा कि देखो सिचुएशन मुश्किल हो रही है, शायद अविका को स्कूल छोड़ना पड़ेगा। और फाइनली वही हुआ। अविका को स्कूल कंप्लीटली छोड़नी पड़ी। अब वो सिर्फ होम ट्यूशन से पढ़ती थी। नॉर्मल बच्चों की तरह स्कूल लाइफ एंजॉय नहीं कर पाई, कभी एनुअल डे में पार्टिसिपेट नहीं कर पाई, दोस्त नहीं बन पाए प्रॉपरली। शो पर भी प्रेशर बढ़ने लगा। कलर्स चैनल को जस्टिफाई करना पड़ रहा था। प्रोडक्शन हाउस ने क्लैरिफिकेशन दी कि हम चाइल्ड मैरिज के अगेंस्ट मैसेज दे रहे हैं, हम गलत कुछ नहीं दिखा रहे। पर कंट्रोवर्सी खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। हर दिन कोई ना कोई नया एंगल ले आता। कोई कहता बच्चों को एक्सप्लॉइट कर रहे हो, कोई कहता शो बंद होना चाहिए, कोई कहता अविका और अविनाश को अलग कर दो। अविका की मेंटल स्टेट खराब होने लगी। वो रोने लगी, खाना छोड़ने लगी, रात को नींद नहीं आती थी। 12 साल की बच्ची को डिप्रेशन के सिम्टम्स होने लगे। पेरेंट्स ने साइकोलॉजिकल काउंसलिंग करवाई। डॉक्टर ने कहा कि बच्ची पर बहुत ज्यादा प्रेशर है, उसे ब्रेक चाहिए, नॉर्मल लाइफ चाहिए। पर शो छोड़ना मुमकिन नहीं था क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट था। सेट पर सिक्योरिटी बढ़ानी पड़ी क्योंकि कुछ ओवर एंथुजियास्टिक लोग सेट पर आने की कोशिश कर रहे थे। कुछ तो अविका को बचाने के नाम पर किडनैप करने की प्लानिंग भी कर रहे थे। मीडिया ने तो हद कर दी। हर चैनल पर डिबेट होने लगी। पैनलिस्ट्स बैठकर डिस्कस करते कि बालिका वधू सही है या गलत। अविका को बुलाया जाता इंटरव्यूज के लिए और अनकंफर्टेबल सवाल पूछे जाते। एक इंटरव्यू में अविका से पूछा गया, तुम्हें अविनाश पसंद है क्या? 12 साल की बच्ची थी, वो शर्मा गई, कुछ बोल नहीं पाई, और मीडिया ने हेडलाइन बना दी, अविका एडमिट्स शी लाइक्स अविनाश। ये सब झूठ था, मैनिपुलेटेड था, पर लोग मान लेते थे क्योंकि लोग सेंसेशनल चीजें पढ़ना पसंद करते हैं। इंडस्ट्री के अंदर भी पॉलिटिक्स शुरू हो गई। सीनियर एक्टर्स को प्रॉब्लम होने लगी कि एक बच्ची शो पर डोमिनेट कर रही है, सब अविका के बारे में ही बात करते हैं, बाकी एक्टर्स का कोई नाम नहीं लेता। कुछ सीनियर एक्टर्स ने बैकग्राउंड में बात फैलाई कि अविका डिमांडिंग हो गई है, वो एटीट्यूड दिखाती है, सेट पर टैंट्रम फैलाती है। हालांकि ये सब झूठ था। अविका तो बहुत सीधी साधी थी, पर इंडस्ट्री में ऐसे काम होते हैं। प्रोडक्शन हाउस के साथ भी इश्यूज होने लगे पेमेंट को लेकर। अविका के पेरेंट्स चाह रहे थे कि शो की इतनी बड़ी सक्सेस है तो अविका को ज्यादा पैसा मिलना चाहिए, पर प्रोडक्शन हाउस ने मना कर दिया। अब आने वाली थी वो घड़ी जब अविका को एक बड़ा फैसला लेना था, एक ऐसा फैसला जो उनकी पूरी जिंदगी बदल देने वाला
वाला था। तो रुकिए मेरे साथ, अगली कहानी और भी इंटरेस्टिंग है। 2010, अविका गौर इंडिया की सबसे पॉपुलर टीवी एक्ट्रेस थी। बालिका वधू सबसे ज्यादा देखा जाने वाला शो था। सब कुछ परफेक्ट लग रहा था बाहर से, पर अंदर से तूफान मच रहा था। ऑफिशियली जो रीजन दिया गया वो ये था कि अविका बड़ी हो गई है, आनंदी के कैरेक्टर को एज लीप चाहिए, तो हमें एक नई एक्ट्रेस चाहिए जो आनंदी का ग्रोन अप वर्जन प्ले करे। ये था ऑफिशियल स्टोरी, पर सच्चाई कुछ और ही थी दोस्तों। अविका खुद एक इंटरव्यू में बाद में रिवील करती हैं। वो कहती हैं कि मुझे जबरन निकाला गया, मुझे शो से हटाया गया और इसकी वजह थी पेमेंट। देखिए, शो 2-3 साल चल चुका था, बालिका वधू इंडिया का नंबर 1 शो बन चुका था, टीआरपीज आसमान छू रही थी, एडवर्टाइजमेंट्स के लिए ब्रांड्स लाइन में लगी थी, प्रोडक्शन हाउस करोड़ों कमा रहा था, पर अविका को मिल रहे थे सिर्फ 15-20 हजार पर एपिसोड। अविका के पेरेंट्स ने प्रोडक्शन हाउस से बात की, कहा कि देखो शो की इतनी बड़ी सक्सेस है, बाकी एक्टर्स को ज्यादा मिल रहा है, अविका शो की फेस है, उसे भी ज्यादा मिलना चाहिए। पर प्रोडक्शन हाउस ने साफ मना कर दिया, कहा कि कॉन्ट्रैक्ट में जो लिखा है वही मिलेगा, ज्यादा नहीं दे सकते। अविका के पापा ने कहा कि तो फिर हम कॉन्ट्रैक्ट तोड़ेंगे। प्रोडक्शन हाउस ने कहा ठीक है तोड़ लो, हम दूसरी एक्ट्रेस ले लेंगे। ये सुनकर अविका के पेरेंट्स शॉक हो गए। उन्होंने सोचा नहीं था कि प्रोडक्शन हाउस इतनी आसानी से उन्हें रिप्लेस कर देगा, पर इंडस्ट्री में ये नॉर्मल है दोस्तों, कोई भी रिप्लेसेबल होता है, चाहे वो कितना भी बड़ा स्टार क्यों ना हो। अब शुरू हुआ डर्टी गेम। प्रोडक्शन हाउस ने मीडिया में स्टोरी लीक करवा दी कि अविका मनी माइंडेड हो गई है, वो ज्यादा पैसे मांग रही है, वो एटीट्यूड दिखा रही है, उसके पेरेंट्स ग्रीडी हैं। ये सब सुनकर पब्लिक का ओपिनियन भी अविका के अगेंस्ट होने लगा। लोग कहने लगे कि देखा, फेम मिली तो असली औकात दिखा दी, इतनी छोटी बच्ची और इतना घमंड। जो लोग नहीं जानते थे इंडस्ट्री की असलियत, वो सब अविका को गलत समझने लगे। अविका के लिए ये बहुत दर्दनाक था। 13-14 साल की थी, सब उसे गलत समझ रहे थे और वो कुछ कर नहीं सकती थी। इंडस्ट्री इनसाइडर्स भी अविका के अगेंस्ट हो गए, क्योंकि प्रोडक्शन हाउसेस पावरफुल होते हैं। अगर एक प्रोडक्शन हाउस के साथ प्रॉब्लम हो जाए तो बाकी भी तुम्हें काम नहीं देते। ये इंडस्ट्री का अनरिटन रूल है। फिर आया रिप्लेसमेंट का ड्रामा। प्रत्यूषा बैनर्जी को आनंदी का रोल दे दिया गया, जो बाद में ट्रेजिकली सुसाइड कर लेती हैं 1967 में, पर उस वक्त वो नई आनंदी बन गई। मीडिया ने तो जैसे महाभारत छेड़ दी। हर चैनल पर डिबेट होने लगी, कौन बेहतर आनंदी है, पुरानी या नई, अविका वर्सेस प्रत्यूषा। लोग 2 ग्रुप्स में बट गए। कुछ लोग कहते अविका ही असली आनंदी थी, प्रत्यूषा उतनी अच्छी नहीं है। कुछ कहते प्रत्यूषा ज्यादा मिच्चोना दिखती है, वो ज्यादा अच्छी है। इनिशियली टीआरपीज गिर गई। अविका के जाने के बाद लोगों ने शो देखना कम कर दिया, पर धीरे धीरे प्रत्यूषा जम गई। शो फिर चलने लगा और अविका को लगा कि शायद इंडस्ट्री को मेरी जरूरत नहीं थी, मैं सचमुच रिप्लेसेबल थी। अब शुरू हुआ अविका का सबसे मुश्किल दौर, 2010 से 2012 तक। ये 2-3 साल अविका की जिंदगी के सबसे काले साल थे। काम नहीं मिल रहा था, ऑडिशंस में जाती थी पर सिलेक्शन नहीं हो रहा था। कास्टिंग डायरेक्टर सीधे मुंह पर कह देते, अविका तुमने एक हिट शो छोड़ दिया, तुम्हारी गलती है, और वैसे भी तुम अब आनंदी बनकर रह गई हो, कोई तुम्हें अलग रोल देगा भी कैसे। इंडस्ट्री में विस्पर कैंपेन चल रही थी। लोग एक दूसरे को बता रहे थे अविका के साथ काम मत करो, वो डिफिकल्ट है, प्रोडक्शन हाउस के साथ लड़ाई कर चुकी है। प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स अविका को अवॉइड करने लगे। फोन कॉल्स का जवाब नहीं आता था, मीटिंग्स कैंसिल हो जाती थी। अविका को समझ आने लगा कि इंडस्ट्री ने उसे ब्लैकलिस्ट कर दिया है। फाइनेंशियल स्ट्रेस फिर से शुरू हो गया, क्योंकि बालिका वधू से जो पैसा आ रहा था वो बंद हो गया। पापा का बिजनेस भी उस वक्त स्ट्रगल कर रहा था। घर में फिर से टेंशन होने लगी। अविका डिप्रेशन में चली गई। दिन भर कमरे में बंद रहती थी, खाना ठीक से नहीं खाती थी, रोती रहती थी, सोचती थी कि मैंने इतनी मेहनत की, इतना सैक्रिफाइस किया, अपना बचपन दे दिया और आज कुछ नहीं है मेरे पास। वेट गेन होने लगा स्ट्रेस की वजह से। जो अविका पहले फिट और स्लिम थी वो अब हैवी दिखने लगी और मीडिया ने इसे भी टारगेट बनाया। आर्टिकल्स लिखे गए, अविका गौर की इतनी बुरी हालत, देखो कैसी दिखने लगी है। ये सब पढ़कर अविका का कॉन्फिडेंस और टूट जाता था। वो मिरर में अपने आप को देखती और सोचती, मैं इतनी बदसूरत हो गई हूँ क्या। छोटे मोटे टीवी शोज में कैमियोज मिली, ससुराल सिमर का जैसे शोज में गेस्ट अपीयरेंस, पर वो सिर्फ 1-2 एपिसोड्स के लिए होती थी, रेगुलर काम नहीं था। फिल्म्स की ऑडिशंस देने गई, बॉलीवुड में ट्राई किया, पर वहाँ तो और ज्यादा मुश्किल था, क्योंकि बॉलीवुड में आउटसाइडर्स के लिए जगह ही नहीं है, नेपोटिज्म का राज है। अविका को एक प्रोडक्शन हाउस ने बुलाया, कहा कि हम तुम्हें फिल्म दे सकते हैं, पर तुम्हें डायरेक्टर के साथ प्राइवेटली मिलना होगा, अलोन। अविका समझ गई क्या मतलब है, उसने मना कर दिया और उस प्रोडक्शन हाउस ने उसे ब्लैकलिस्ट कर दिया। ये इंडस्ट्री की गंदी सच्चाई है दोस्तों, जो कोई खुलकर नहीं बताता, पर होती ये सब बातें हैं, स्पेशली यंग एक्ट्रेसेस के साथ।